हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंधलाल सर, इस चैनल पर मैंने जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी के 2011 से लेके 2024 की प्रीलिम्स ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं विथ आंसर के साथ। और अब मैं भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन का 3 भाग कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब मैं मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा हूँ और जो इसमें क्वेश्चन आए हैं वो मैं आंसर के साथ करवा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हमें सर देख के पढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए देख के पढ़ा रहा हूँ कि आप साथ में पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्के। जो मध्यकालीन त्रावणकोर में फैनम और चकाराम सिक्के मुद्रा की नियमित इकाई थी और व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलाउद्दीन खिलजी के राजकाल में हुआ। ऑप्शन 2, अलाउद्दीन खिलजी के राजकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। ऑप्शन 3, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोल से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन 2 है वो सही है। जबकि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण 1240 से 1266 के बीच में ताई बहादुर ने लाहौर पर किया था और उसी समय पूरे लाहौर शहर को तहस महस कर दिया। और ऑप्शन 3, ये गयासुद्दीन तुगलक के काल में मंगोल के राजा ने आक्रमण किया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी बहादुरता से और हिम्मत से उसको सिंधु नदी के पहली पार भगा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलान दारन कहलाते थे? ऑप्शन ए, अरब व्यापारी। ऑप्शन बी, कलंदर। ऑप्शन सी, फारसी खुशनबीस। ऑप्शन डी, सैयद। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैयद। सैयद एक नुकीली टोपी लगाते थे, इसलिए उन्हें कुले दारन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 1 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही का मतलब होता है कि कम से ज़्यादा की ओर, और अवरोही का मतलब होता है ज़्यादा से कम की ओर। तो ऑप्शन ए, परगना, सरकार, सूबा। ऑप्शन बी, सरकार, परगना, सूबा। ऑप्शन सी, सूबा, सरकार, परगना। ऑप्शन डी, परगना, सूबा, सरकार। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, परगना, सरकार, सूबा। सूबा प्रांत होता था, सरकार डिस्ट्रिक्ट्स को कहते थे, और परगना आप तहसील या अनुमंडल समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। ऑप्शन 2, विजयनगर साम्राज्य से तैमूर राज्य का उदय हुआ। ऑप्शन 3, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज क्षेत्र में से हुआ। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि रुहेलखंड राज्य का गठन
अली मोहम्मद खान ने एक नए राज्य का किया जो उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में गंगा तक विस्तृत था और इसकी राजधानी बरेली के आंवला में स्थित थी। इसलिए ये ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 3, पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? ऑप्शन 1 कुश्ती, ऑप्शन 2 ज्योतिष शास्त्र, ऑप्शन 3 लेखाकरण, ऑप्शन 4 भविष्यवाणी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं ज़्यादातर सभी कामों में निपुण थी और उन्हें काफ़ी स्वतंत्रता दे रखी थी। ऑप्शन ए कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी, ये चारों कथन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म उबराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ऑप्शन 2, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की थी। ऑप्शन 3, विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। युवृत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन 1 है वो सही है, क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान जो भगोड़ा था ख्वारिज्म उबराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। हम ऑप्शन और 2 और 3 के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये गलत है, इसलिए इनकी व्याख्या के साथ में देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेके 1351 ईस्वी तक था, जबकि तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 और 99 के दौरान आक्रमण किया। अतः कथन 2 गलत है। विजयनगर के राजा देवराज द्वितीय का शासनकाल 1424 से लेके 1446 ईस्वी तक था, जबकि वास्को द गामा 1498 ईस्वी में भारत के काली तट के तट पर पहुंचा। इसलिए ऑप्शन 2 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। ऑप्शन 2, महेंद्र वर्मन वन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। ऑप्शन 3, प्रांतक वन दोबारा चोल सत्ता की स्थापना। ऑप्शन 4, गोपाल दोबारा पाल राजवंश की स्थापना। युक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही काल क्रम कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें देख लेते हैं, एक बार व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट व्याख्या है। मिहिर भोज जिसका शासनकाल था 836 से लेके 885 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल था 600 से लेके 630 ईस्वी तक। और जो प्रांतक प्रथम का शासनकाल था 907 से लेके 953। और प्रतिहार पल्लव तथा चोल राजवंश से संबंधित थे। गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की गई थी। अतः इनका शासनकाल का अनुसार से कालक्रम है, जैसे महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, उसके बाद में गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, फिर राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, उसके बाद प्रांतक प्रथम दोबारा चोल सत्ता की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 1, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? ऑप्शन 1, जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास
राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। ऑप्शन 2, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दोनों ही जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ऑप्शन 2, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली की एक प्राचीन देशी संस्था थी। ऑप्शन 3, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जिसमें ऑप्शन 1 है वो सही है, जबकि ऑप्शन टू इसलिए गलत है क्योंकि जो एकता प्रणाली थी वो प्राचीन नहीं थी, ये दिल्ली सल्तनत से स्थापित हुई थी, इसलिए ये मध्यकालीन थी। और मीर बख्शी का पद खिलजी के सुल्तानों के शासनकाल में नहीं आया था, ये मुगल काल के शासनकाल में स्थापित हुआ था और मीर बख्शी एक सेनापति होता था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संत निबारक अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन 2, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक बार हम बैक कर देख लेते हैं। जो संत निबारकाचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं और 12वीं शताब्दी के संत थे, जबकि अकबर का शासनकाल कब था? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक। वही संत कबीर जो लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे और अपने गुरु रामानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 4, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। ऑप्शन बी, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। ऑप्शन सी, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। ऑप्शन डी, तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन ए। जो तानसेन की उपाधि अकबर ने नहीं दी थी, तानसेन की उपाधि इतिहासकारों के अनुसार रीवा नरेश रामचंद्र सिंह ने उन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। और जो तानसेन था वो अकबर के नवरत्नों में से एक था और ये मुगल दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे और ये हिंदू देवी देवताओं की से संबंधित ध्रुपदों की रचना करते थे, साथ साथ में अनेक रागों का भी उन्होंने सर्जन किया। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? ऑप्शन ए, हुमायूं। ऑप्शन बी, अकबर। ऑप्शन सी, जहांगीर। ऑप्शन डी, शाहजहां। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। मुगल चित्रकला के अंतर्गत जहांगीर के काल में सचित्र पांडुलिपियों के स्थान पर एक व्यक्तिक रूप चित्रों पर चित्राधार एल्बम शैली पर ज़्यादा जोर दिया गया और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? ऑप्शन ए, फार्सवा बर्निर। ऑप्शन बी, जॉन बैप्टिस्ट टेवर्निर। ऑप्शन सी, जॉन दे थेवेनो। ऑप्शन डी,
एबे बार्थलेमी कारे। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहाँ बेपिटस्ट टेरेनियर। और ये एक फ्रांसीसी खोजकर्ता, एक ओरियम व्यापारी थे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? ऑप्शन ए काकीनाडा, ऑप्शन बी मोटुपल्ली, ऑप्शन सी नेल्लूरू, ऑप्शन डी मछलीपट्टनम। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी मोटुपल्ली। जो काकतीय वंश के राजाओं का शासन आधुनिक हैदराबाद के पूर्वी भाग तेलंगाना में था। काकतीय शासक मूलतः कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे। तो मोटुपल्ली क्या था? एक बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। ऑप्शन 2, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही है। और विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामंत कौन थे? ऑप्शन ए कृषक, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन सी बुनकर, ऑप्शन डी व्यापारी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यापारी, क्योंकि बंजारे लौंग और मछली घूम घूम के गाँव में शहरों में बेचते थे, इसलिए वो एक व्यापारी थे। ऑप्शन 3, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अरगट्टा किसे निरूपित करता है? ऑप्शन ए बंधुआ मजदूर, ऑप्शन बी सैन्य अधिकारी को दिए गए भूमि अनुदान, ऑप्शन सी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, ऑप्शन डी कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो अरगट्टा का मतलब होता था भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील। और मध्यकालीन भारत में अरगट्टा कृषि भूमि की सिंचाई का एक तरीका था। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। चंपक मध्य भारत, ऑप्शन 2 दुर्गर जम्मू, ऑप्शन 3 कुल्लू मालाबार। ये प्रयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसमें ऑप्शन 2 सही सुमेलित है। दुर्ग का मतलब जम्मू होता है, जब ये चंपक हिमाचल प्रदेश में था, जिसे हम चंपा आधुनिक नाम में जानते हैं। और कुल्लू इसका मतलब था कुल्लू, जो हिमाचल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ऑप्शन ए अमोघ वर्ष प्रथम, ऑप्शन बी बल्लाल द्वितीय, ऑप्शन सी हरिहर प्रथम, ऑप्शन डी प्रताप रुद्र द्वितीय। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिहर प्रथम की। और हरिहर प्रथम का शासनकाल 1336 से लेके 1356 ईस्वी तक था और ये भवन संगम का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के आने के फलस्वरूप ऑप्शन 1 उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की खोज की शुरुआत हुई। ऑप्शन 1 उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। ऑप्शन 2 इस क्षेत्र के स्थापत्य कला में मेहराब व गुम्बद बनने की शुरुआत हुई।
ऑप्शन 3, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि बाबर के आने के बाद में यहाँ तैमूर या मुगल राजवंश स्थापित हुआ। ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत विजयनगर साम्राज्य से हो चुकी थी, और जो मेहराब व गुंबद बनाने की कला की शुरुआत दिल्ली सल्तनत काल में हो चुकी थी। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकालीन भारत में महत्व व पटकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? ऑप्शन ए सैन्य अधिकारी, ऑप्शन बी ग्राम मुखिया, ऑप्शन सी वैदिक कर्म कांड के विशेषज्ञ, ऑप्शन डी शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम मुखिया। पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रमुख महत्व कहलाता था। दक्षिणी भारत में से पटकिल कहा जाता है। प्रांतों को भुक्ति प्रदेश या भोग कहा जाता था, और प्रांतीय शासकों को उपरिक गोप्ता या भोगपति कहा जाता था। सीमांत प्रदेशों के शासक गोप्ता कहलाते थे। मतलब ये टर्म्स है, ये इम्पोर्टेंट होती है, कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में किया जाता था, जिन्हें विषय कहा जाता, और विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति होता था। नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को पुरपाल या नगर रक्षक कहा जाता था, और नगर परिषद के प्रमुख को नगरपति कहा जाता था। ग्राम एवं विषयों के मध्य एक गांवों के समूह की इकाई होने की भी जानकारी मिलती है, जिसे पैठ कहा जाता था। मतलब गांव और विषय के बीच में एक इकाई तो होती थी, उसे पैठ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 दादू दयाल, ऑप्शन 2 गुरु नानक, ऑप्शन 3 त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नानक जी। एक बार हम इन महान संतों की इतिहास देख लेते हैं। जो गुरु नानक जी है, उनका जो भक्ति काल समय था 1469 से लेके 1539 ईस्वी तक था, और दादू दयाल जी का जीवन काल था 1544 से लेके 1603 ईस्वी तक था। और त्यागराज का समय भी लोधी वंश की पतन के बाद हुआ था। इनका जीवन काल था 1767 से लेके 1847 ईस्वी तक। इसलिए ऑप्शन 2 सही है। और मैंने ये मध्यकालीन भारत में जो क्वेश्चन आए हैं वो कंप्लीट करवा दिए। अब मेरा अगला जो पार्ट आएगा वो आधुनिक भारत आएगा। उसमें गांधी जी के आगमन के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन और जो भी है इसमें आगे पढ़ाया जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।